हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो हम मैथ की करने वाले हैं। 10th क्लास के मैथ की बात करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस द्विघात समीकरण से पूछे जाते हैं आपसे। तो आज हम क्या करेंगे, इस वन शॉट क्लास में द्विघात समीकरण को कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, समीकरण और सर्वसम्मिका में क्या अंतर होता है, द्विघात समीकरण के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इन सब चीजों की हम एक एक करके बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है, जब किसी समीकरण जब किसी समीकरण में केवल एक चर पद ठीक है, ये जो हमारा एलजेब्रा होता है, जो बीजगणित होता है, उसमें दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक चर राशियां होती हैं, एक अचर राशियां होती हैं। तो समीकरण में, किसी भी समीकरण में चर पद और अचर पद दोनों उपस्थित होते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब है चर पद। चर पद मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हम लेते हैं, क्योंकि इनके मान परिवर्तित होते हैं इसलिए हम इनको चर राशियां या फिर चर पद कहते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जब किसी समीकरण में केवल एक चर पद अधिकतम दो घात के साथ उपस्थित हो। ठीक है, क्या है, जब किसी समीकरण में केवल एक चर पद केवल एक होना चाहिए और उसकी घात अधिकतम कितनी हो सके, केवल दो होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, केवल एक चर पद अधिकतम दो घात के साथ उपस्थित हो तो उसे, ठीक है, तो उस समीकरण को क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है, एक शर्त है, जबकि, ठीक है, जबकि चर पद का जो गुणांक है उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। जो आपका चर पद हम लेंगे उसमें उसका गुणांक जो है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, जिसकी अधिकतम घात दो है। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब आपके लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण, ये हमने डेफिनेशन करा दी। समीकरण और सर्वसम्मिका में थोड़ा सा अंतर बता देते हैं। ठीक है, कि समीकरण और सर्वसम्मिका में क्या अंतर है। देखो ध्यान से समझना आप, समीकरण और एक चीज होती है सर्वसम्मिका। समीकरण जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, ये है 2x+5 इज इक्वल टू 15 कर सकते हैं, कुछ और संख्या ऐसे ले सकते हैं। सर्वसम्मिका क्या होती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1। तो अंतर क्या है, मेन अंतर क्या है इनके बीच में। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस इनके बीच में क्या है, समीकरण जो होती है वो चर पद के केवल कुछ मानों के लिए संतुष्ट करती है। ठीक है, समीकरण में जो चर पद उपस्थित होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, कुछ मानों के लिए ही क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, लेकिन सर्वसम्मिका क्या होती है, जो उसमें चर पद होता है, यहां पे थीटा है, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखें,
थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रखें, लेकिन इसको हल करने से हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अर्थात इसमें चर पद का कोई सा भी मान क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इस समीकरण के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चर पद का केवल कुछ निश्चित मान ही उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ केवल x का एक ही वैल्यू आएगा, द्विघात समीकरण होगी तो x की दो ऐसी वैल्यू आएंगी जो इस समीकरण को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है। और यदि यहाँ पे x की घात 3 हो जाए, त्रिघात समीकरण हो जाए, तो x के केवल 3 मान ऐसे होंगे जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। बट सर्वसम्मिका में क्या होता है, चर पद का कोई सा भी मान हो, कुछ भी वैल्यू हो, वो हमेशा उसे क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यहाँ 0 से लेके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, x, y, z कुछ भी आप रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये अंतर होता है सर्वसम्मिका में और समीकरण में। ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम और चीजें समझाते हैं आपके लिए। इसके फॉर्मूले हम लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं बेटा। ठीक है। तो ये जो अभी हमने बताया था द्विघात समीकरण और सर्वसम्मिका में, ठीक है, अंतर हो गया। अब समीकरण और सर्वसम्मिका में अंतर हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले हम लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ठीक है, उनको एक एक करके हम हल करते हैं। सबसे मेन चीज किसी एक्सरसाइज की क्या है, फॉर्मूले हैं, वो हमें समझ में आने चाहिए कि फॉर्मूला क्या है उसका। और जब फॉर्मूला हमें पता होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहली जो चीज है ना, मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है वो देखिए आप। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है। ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मतलब यदि हम किसी द्विघात समीकरण की कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो हम इस वाले फॉर्मूले से उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी जो है वो हमेशा क्या होते हैं, अचर पद होते हैं, जबकि एक्स यहाँ पे क्या है, चर पद है। डेफिनेशन में बोला गया है केवल एक चर पद, यहाँ पे चर पद केवल एक है जो एक्स है। ठीक है। कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, केवल 2 होनी चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि इसी फॉर्म में होनी चाहिए कोई समीकरण। यदि कहीं पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये भी एक द्विघात समीकरण ही है। ठीक है। आप अच्छे से समझ लें, केवल चर पद की अधिकतम घात यदि 2 है, तो फिर उसमें पदों की संख्या कुछ भी है, वो क्या है, आपकी द्विघात समीकरण ही होगी, क्योंकि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे द्विघात समीकरण का एक उदाहरण है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड। आपको एक सवाल गुणनखंड करने के लिए जरूर आता है, उसके फैक्टराइजेशन करने के लिए आता है कि इसके फैक्टर कीजिए। तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड क्या होते हैं वो अब हम आपको समझाते हैं। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के यहाँ पे आपके पास ना 3 प्रोसेस होते हैं। 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं आप द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं। वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है। तो एक तो साधारणतः, साधारण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, साधारण विधि द्वारा हम गुणनखंड करते हैं। तो यहां पे नंबर 1 साधारण विधि, जब हम सवाल करेंगे तो बताएंगे आपके लिए। जो गुणनखंड करने की आपकी सिंपल मेथड है उसके आधार पे हम करते हैं। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है। जो द्विघात समीकरण है यदि हमारे लिए फैक्टराइजेशन करने के लिए देता है, फैक्टर करने के लिए देता है उसके, तो हम फैक्टर करने की कितने हमारे पास मेथड होंगे, कितने तरीके होंगे, हम 3 तरीके से उसके फैक्टर कर सकते हैं। नंबर 1 साधारण विधि से उसके गुणनखंड कर सकते हैं, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी कर सकते हैं, और एक होता है आपका द्विघाती सूत्र जिसे हम श्रीधराचार्य विधि से नाम, श्रीधराचार्य विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो वो है आपका क्या, श्रीधराचार्य विधि।
श्रीधराचार्य विधि या इसी को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे ही लिख देते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना 2a। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका द्विघाती सूत्र का, या फिर श्रीधराचार्य विधि से जो हम फैक्टर करते हैं, जो गुणनखंड करते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे गुणनखंड करने की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं बेटा किसकी, मूल। ठीक है, तो जो तीसरा आपका आएगा नंबर 3, वो होगा मूलों का योगफल। गुणनखंड करने से जो x के हमारे दो मान निकलते हैं, जो दो वैल्यू हमें x की प्राप्त होती है, उन्हें हम मूल कहते हैं, जिनमें से एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कह देते हैं। ठीक है, समझने में आसानी होती है। तो अल्फा और बीटा हमारे लिए जो प्राप्त होते हैं हल करने से द्विघात समीकरण को, उन्हें हम मूल बोलते हैं। तो मूलों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है, मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन a। मतलब बोले तो x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस x का गुणांक, क्योंकि द्विघात समीकरण में जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा है वो ये लिखा है, तो माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, वो क्या होगा, मूलों का योगफल होगा। ठीक है, लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, फिर इधर इस साइड लिखेंगे कुछ आगे की। मूलों का योगफल हो गया, आगे आएगा आपका मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल देखें बेटा, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बटे a अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, क्या बोलेंगे, मूलों का गुणनफल यदि हमें निकालना है। ठीक है, तो मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू होता है क्या, c बटे a। c है आपका अचर पद, बटे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट जो है ना हमारा, वो होता है बेटा विविक्त कर। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, विविक्त कर। विविक्त कर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विविक्त कर का एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस का 4ac। विविक्त कर बोलते हैं हम किसके लिए, विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और इसका एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो कई बार हमसे विविक्त कर निकलवाता है द्विघात समीकरण में कि इसका विविक्त कर क्या है, और विविक्त कर के आधार पर ही हम बताते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। प्रकृति मतलब हमें बताना है कि जो मूल हमें प्राप्त हो रहे हैं वो वास्तविक हैं या फिर काल्पनिक हैं, वो आपस में बराबर होंगे या फिर असमान होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति हमेशा विविक्त कर से निकालते हैं, और विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेंगी बेटा। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या रहेंगी वो मैं लिखता हूं यहाँ पे। नंबर 1, यदि d बराबर है 0 के, विविक्त कर आपने निकाला माइनस का ये यहां से निकाला क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, कंपेयर हम हमेशा किससे करते हैं, एबीसी के मान निकालने के लिए हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने के बाद एबीसी के मान निकाल लेंगे हम, और वो हम यहाँ पे रखेंगे d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमने इसको हल किया और d का मान 0 के इक्वल आया, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, अर्थात शून्य हो गया। तो क्या होगा उस समय, मूल बराबर होंगे, और कैसे होंगे आपके, वास्तविक होंगे बेटा। ठीक है,
यदि डी का मान 0 के बराबर आया, विविक्त कर आपका 0 के बराबर आया, तो उस समय मूल बराबर होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। दूसरा, डी इज ग्रेटर देन 0, डी का मान बड़ा है 0 से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मूल असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग होंगे, अल्फा अलग होगा, अल्फा का वैल्यू अलग होगा और बीटा का वैल्यू अलग होगा। ठीक है, तो मूल असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। लेकिन कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि d इज लेस देन 0। ठीक है, d छोटा है किससे? 0 से, अर्थात माइनस में हो गया। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं अपरिभाषित बोल देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि कैसे होंगे? आपके काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो मूल आपके कैसे होंगे बेटा? काल्पनिक होंगे, और वो असमान तो होंगे ही होंगे। मूल आपके असमान होंगे बेटा, और साथ में कैसे होंगे? इस बार काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है? मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला हो गया। मूलों की प्रकृति आप आसानी से बता सकते हैं इस तरीके से, कैसे? विविक्त कर से हल करके। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण चल रही है बेटा। हमने क्या क्या बोला है एक बार फिर से बताते हैं। द्विघात समीकरण कक्षा 10 की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आज हम उसको वन शॉट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण की डेफिनेशन दी है कि जब किसी समीकरण में केवल एक चर पद हो और वो चर पद अधिकतम 2 घात के साथ उपस्थित हो, तो ऐसी समीकरण को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे, बशर्ते कि उस चर पद की जो गुणांक है वो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है आपका चर पद जो है आपका x², इसमें जो गुणांक है ना a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं a इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो है वो हमेशा क्या रहेगी? द्विघात समीकरण रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या है, हमारे लिए सवाल दिए जाते हैं फैक्टर करने के लिए। द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने के लिए आता है एक सवाल। ठीक है, एग्जाम में तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, तो हमने एक एक करके उनको लिखा है यहाँ पे। पहला साधारण विधि होती है, कैसे होती है वो हम अभी सवाल करेंगे उसके। ठीक है, दूसरा होता है पूर्णवर्ग बनाने की विधि, और तीसरा होता है आपका श्रीधराचार्य विधि, जिसे हम द्विघाती सूत्र से कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, फिर क्या होता है? जब हम गुणनखंड कर लेते हैं तो हमें x का, नॉट ओनली x, यहाँ पे चार पद आपका y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे बोलने में चूंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऐसा लिया है तो हम बोलेंगे उसको कि x। अब यहां से क्या होता है? गुणनखंड करने से x के 2 मान आपको प्राप्त होते हैं, चूंकि द्विघात समीकरण है इसलिए 2 वैल्यू आपको प्राप्त होंगी। तो उनमें से हम एक को अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा कहते हैं। मतलब द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है और ए जो है वो x² का गुणांक है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, वो होता है आपका अचर पद बटे x² का गुणांक, जिसे हम c बटे a कहते हैं। फिर है हमारा विविक्त कर d, जिसे हम बोलते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। इसको हल करके हम निकाल सकते हैं, और d निकालने के बाद हम मूलों की प्रकृति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट एक क्वेश्चन और बचता है कि यदि आपको मूल दिए हो तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण को कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, तो मूलों के द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, मूल के आधार पर, यदि आपको मूलों का, कई बार ऐसा होता है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको दिया जाएगा, तब बोला जाएगा द्विघात समीकरण क्या है, बनाइए आप इसकी। ठीक है, लेकिन यदि केवल मूल दे दिए जाएं आपके लिए, अल्फा इंटू बीटा दे दिए जाएं, तब भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो मूलों द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना, ये एक टॉपिक है हमारा, तो इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो हम अभी आपको ड्राइव कराते हैं। तो अभी यदि आपके पास मूल है तो आप मूलों की सहायता से क्या कर सकते हैं? द्विघात समीकरण बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस
मूलों का योगफल। ठीक है, मैं एक काम करता हूं यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा ही लिख देता हूं, एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रेकेट में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स प्लस ब्रेकेट में फिर से लिखेंगे एल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू कितना, 0। तो इस समीकरण की सहायता से या इस फॉर्मूला की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, प्लस अल्फा इंटू बीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 0। यहां से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो ये तो थे हमारे फॉर्मूले। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इन सबसे संबंधित क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है, जो हमारे क्या है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमसे अनसोल्ड पेपर में दिए गए हैं हमारे लिए, तो हम उनको हल करेंगे बेटा। अभी आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूं कि एक एक क्वेश्चन किन किन चीजों पे हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसी पर आपके लिए अभी बताता हूं रफली थोड़ा सा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं किस किस तरीके के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा आपका वो होगा गुणनखंड करने के लिए। तो एक क्वेश्चन बनेगा आपका, एक क्वेश्चन आपका बनेगा यहां से। ठीक है, क्या, गुणनखंड करने के लिए। अब वो गुणनखंड आप साधारण विधि से भी हो सकता है या फिर आपका द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य विधि से भी हल होगा, क्योंकि इस बार ये क्या है, पूर्णवर्ग बनाने की विधि आपके उसमें नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से पूर्णवर्ग बनाने की विधि वाली जो एक्सरसाइज थी, उसके जो क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। तो आपको गुणनखंड करने के लिए हो सकता है एक प्रश्न, वो असाधारण विधि से भी हो सकता है या फिर आप श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र द्वारा आप उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका होता है बेटा एक क्वेश्चन उसके लिए कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें उस समय क्या होता है, सत्यता की जांच करने के लिए मूलों का योगफल या फिर मूलों के गुणनफल की आवश्यकता होती है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से हो सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहां से भी हो सकता है कि सत्यता की जांच कीजिए या मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपका यहां से होगा विविक्त कर से। ठीक है, विविक्त कर से भी आपका एक प्रश्न होगा कि इसका विविक्त कर क्या है। एक समीकरण हो सकती है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि मूल बराबर है। तो ऐसा आपको एक सवाल मिल जाएगा बेटा। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकालना होता है, वो भी विविक्त कर से ही संबंधित है आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, यहां से हल कर लेंगे। मूल बराबर होने के लिए डी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे, हल करके के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एक विविक्त कर का आपको क्वेश्चन होने वाला है। और आगे हो जाएगा आपका कि मूल यदि आपको दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण क्या करनी है बेटा आपके लिए, द्विघात समीकरण को ड्राइव करना है। और एक क्वेश्चन आपका जो रहता है कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में रहता है, तो वो जो रहता है ना वो होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला। तो एक थ्योरेटिकल आपको दिया जाएगा सवाल, थ्योरेटिकल सवाल के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक थ्योरी के रूप में एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, आपको पहले क्या करना है, उसे द्विघात समीकरण में ड्राइव करना है, उसको हल करके क्या करना है, उसका मान निकालना है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन हम आपको हल कराने वाले हैं। फिलहाल इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं अनसोल्ड पेपर की तरफ। ठीक है बेटा, ये हमारा एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। अब आपको एक बात बता दें, आपके 10th क्लास के मैथ में एक एक्सरसाइज है द्विघात बहुपद। ठीक है, वैसे तो वो बहुपद है लेकिन इस बार केवल द्विघात बहुपद के ही सवाल कराए गए हैं। तो पर्टिकुलर नाम हो गया है क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के सवाल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे हम गुणनखंड करके फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे मूल निकालते हैं, द्विघात बहुपद को हल करके हम क्या वहां पे जो वैल्यूज निकालते हैं एक्स की, उन्हें हम शून्य कहते हैं। जैसे मैंने यहां से यदि रिमूव कर दिया क्या इज इक्वल टू 0, तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3, ठीक है, को हल कीजिए या इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं समझ रहे हैं, साथ में एक और एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। वो क्या है आपका, द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद। तो अभी हम समीकरण के रूप में इसको हल करेंगे और इसको हल करने से जो हमें मूल मिलेंगे उन्हें हम अल्फा बीटा कहेंगे। तो हम दो विधि से इसको हल करा रहे हैं और एक ही साथ आपकी दोनों मेथड कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एक तो थी साधारण विधि, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका हल, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या है, पहले सवाल को उतारते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 5x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, ये एक्स का गुणांक है -5 और ये अचर पद होता है 3। ठीक है, समझ लो अच्छे से आप। यहाँ पे चर पद जो है वो x है, उसकी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको हम साधारण विधि से हल कर रहे हैं और साधारण विधि से हल करने का क्या प्रोसेस होता है, अचर पद की एक्स स्क्वायर वाले गुणांक से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6। अब 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उनकी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उन गुणनखंडों की या उन फैक्टर की या उन खंडों की यदि हम गुणा करें तो 6 आना चाहिए और उन्हें जोड़ें। ठीक है, अचर पद के आगे जो चिन्ह होता है उसके आधार पर बोला जाता है 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े जो जोड़कर 5 आए, और यदि यहाँ पे होता माइनस तो हम बोलते घटा के 5 आए। ठीक है, इस वाले चिन्ह के आधार पर करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 होता है, और 6 को हमने 3 और 2 में ही तोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा, 5 आएगा। तो वही बात हम क्या करेंगे, अब इसको हल करने में यूज करेंगे 2x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे कितना 3 + 2। ये x यहाँ पे आएगा +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई इधर से करोगे, उधर से x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस कितना 3 इज इक्वल टू 0। बात अभी भी वही है, -3 और 2 को यदि आप जोड़ेंगे -2 को तो ये -5 हो जाएगा। बस किया क्या है हमने ये किया है कि इसमें 3 पद थे, उन 3 पद को हमने 4 पद में कन्वर्ट कर दिया है। अब 2 इधर पद हो जाएंगे और 2 पद आपके इस साइड में हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, देखो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से बेटा हम लेंगे x कॉमन। जब x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका 2x। ठीक है, x कॉमन चला गया तो -3 बचा। यहां से आप माइनस का क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, माइनस का केवल 1 कॉमन ले सकते हैं आप। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका 2x। ठीक है, माइनस लिया है हमने क्योंकि ये माइनस का 2x है, तो माइनस का 1 कॉमन लिए क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां हमेशा एक कॉमन होता है। ठीक है, तो माइनस का 1 कितना हो गया 2x। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से ही तो प्लस होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना 0। ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा अब आपका 2x माइनस का 3, मतलब जो कॉमन होता है उसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और जो शेष बचा है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम 1 बाई 1 करके इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हमें तो अल्फा और बीटा ज्ञात करने हैं, तो एक वैल्यू तो x का यहां से आएगा और एक वैल्यू x का यहां से आएगा, जिनमें से एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और ये वाला यहाँ पे लेते हैं x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, 2 बटे में जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और ये आपका अल्फा है। लिख सकते हैं, यदि आप x लिखना चाहें x लिख दें, या फिर आप अल्फा चाहें तो अल्फा लिख सकते हैं। 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ से सीधा आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1, और ये आपका बीटा है, मतलब दोनों मूल आप क्या है ज्ञात कर चुके हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने से x की 2 वैल्यू आई हैं, जो इस दोनों वैल्यू इस समीकरण को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समीकरण है। सर्वसम्मिका क्या होती है, वो प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करती है। ये मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपको समझाया था, समीकरण और सर्वसम्मिका में क्या अंतर होता है। अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से हल करेंगे, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य विधि या फिर द्विघाती सूत्र। तो इसको क्या करेंगे बेटा, देखो क्या तरीका होगा इसका। 2x² माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं बेटा, तो उसमें हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए हम द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्मेशन अर्थात मानक रूप से इसका कंपेयर करेंगे। तो नीचे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करने पर आपको a बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको -5 मिलेगा बेटा। ठीक है, b के साथ क्या मिलेगा आपको -5 मिलेगा, और c जो अचर पद है उसके सामने कौन है 3। तो a b c के मान आपने निकाल लिए क्या, कंपेयर करके। ठीक है,
अब क्या करना है हमारे लिए, द्विघाती सूत्र लगाना है यहाँ पे, या श्रीधराचार्य, ठीक है, विधि। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या है बेटा, वो लगाते हैं हम। द्विघाती सूत्र लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस का 4ac वटे 2a। क्लियर? ठीक है बेटे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखना शुरू करेंगे। माइनस का b -5 और b का वैल्यू जो है वो कितना है आपका, माइनस है, तो मैं सीधा एक बार में कर देता हूँ। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, केवल प्लस का, देखो ये वाला माइनस है, माइनस b तो फॉर्मूले में है, और b का वैल्यू खुद भी क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा प्लस का 5। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, b का जो वैल्यू हो गया वो 5 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, -5 का स्क्वायर होने वाला है, बी स्क्वायर है ना, माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, वटे में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा। क्लियर? तो आगे करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस प्लस सेम रहेगा। अब ये अंडर रूट में क्या होने वाला है, ये हो जाएगा बेटा 25। यहाँ पे देखो -5 का स्क्वायर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 3 8, 8 3 से कितना होता है 24 होता है, इज डिवाइडेड बाई कितना 4। ठीक है, तो अब आगे समझिएगा, आगे क्या होने वाला है, आगे हो जाएगा बेटा अब आपका केवल 1 अंडर रूट 1 से 1 बाहर आएगा, तो जो फाइनल है वो x इज इक्वल टू होने वाला है कितना 5 प्लस माइनस। ठीक है, 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, वटे में कितना चल रहा है आपका 4 चल रहा है। क्लियर? अब हमें इसको हल करने के लिए क्या करना होता है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है हमें और एक बार माइनस चिन्ह लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों साथ में है। तो x का फाइनल वैल्यू निकालने के लिए एक बार प्लस चिन्ह से हल करेंगे हम, और एक बार इसे क्या करेंगे माइनस चिन्ह से हल करेंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ पे प्लस से हल करने पर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, प्लस से हल कर रहे हैं तो हम माइनस को क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ेंगे और प्लस को लगाएंगे, क्योंकि हम प्लस चिन्ह से हल कर रहे हैं। तो 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई कितना 4, और ये कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है, तो x इज इक्वल टू 3/2। जब प्लस से हल किया बेटा आपने तो क्या मिला है आपको, ठीक है, 3/2 मिला है। और जब हम माइनस से हल करेंगे, माइनस से हल करने पर, जब इसे आप माइनस से हल करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस का 1 इज डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 इज डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। माइनस से हल करने पे आपको 1 मिला है, ध्यान से देखो वो 1 यहाँ पे भी था। ठीक है, और क्या हुआ है, जब आपने प्लस से इसे हल किया है तो आपको 3/2 मिला है, वो यहाँ पर भी था। तो इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के हमने 2 मेथड से क्या किए हैं, हल किए हैं। ठीक है, मूल ज्ञात किए हैं। एक आपका साधारण विधि होती है बेटा, और एक आपका क्या होता है द्विघाती सूत्र होता है। इनमें अंतर यह होता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के साधारण तरीके से गुणनखंड नहीं हो पाते हैं, तब उस कंडीशन में जो द्विघाती सूत्र है, जो श्रीधराचार्य विधि है, उसके द्वारा हम आसानी से क्या कर लेते हैं, उसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब एक सवाल आपको विविक्त कर कराते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर निकालना है आपको, और फिर मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको हल करके विविक्त कर बताते हैं इसका क्या है, और उसके आधार पे हम बताते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को उतारते हैं पहले। 3x² माइनस 4
√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी होगी, कंपेयर करनी होगी। ठीक है, तो a के स्थान पर क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, v के स्थान पर क्या मिलेगा आपको -4√3 मिलने वाला है, और c के स्थान पर आपको 4 मिलेगा। a b c के सब मान निकल आते हैं तो हम विविक्त कर का फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है d इज इक्वल टू v² माइनस का 4ac। ठीक है, हमें तो पहले d निकालना है ना, विविक्त कर निकालना है। तो b का वैल्यू क्या है माइनस का 4√3²। ठीक है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 3 मल्टीप्लाई c का वैल्यू कितना है 4। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे आप बेटा, माइनस तो प्लस होने वाला है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, यहाँ से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा 16 3 से 48, 16 3 48, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 से 12, 4 3 12, और 12 चौक कितना होता है 48 होता है, 48 होता है, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो d इज इक्वल टू कितना आया 0 आया। आपको पता है कि जब d का वैल्यू 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो आप आगे ही लिख देंगे यहां पे मूल समान व वास्तविक होंगे। क्या होंगे बेटा, मूल समान व वास्तविक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपने हल करके देखा कि d का जो वैल्यू है वो 0 के क्या है बराबर है। तो जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो उस कंडीशन में मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, यहां से आप क्या करेंगे, विविक्त कर निकाल दिया आपने। अब एक क्वेश्चन आपके लिए थ्योरेटिकल करा देते हैं, थ्योरी वाला जो एक प्रश्न होता है उससे करा देते हैं। उसको करने से आपको समझ में आएगा कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको पढ़ने के बाद हम द्विघात समीकरण में कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रश्न होता है आपका, वो इसलिए होता है क्योंकि पहले आपको उसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसकी थ्योरी के आधार पे आपको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आप इसे समझ लें अच्छे से। इस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके 5 या 6 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, वो इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। तो हमें ये इसका प्रैक्टिस करना है बेटा। सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग पार्ट ये है इसका कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद, उसे समझने के बाद द्विघात समीकरण में ड्राइव करना। और यदि ये सवाल द्विघात समीकरण में ड्राइव हो गया तो फिर आगे आप आसानी से उसके फैक्टर कर लेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो समझो क्या करेंगे। हमें क्या बोला गया है, एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है, जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है। तो आपको यहां पे मानना है चौड़ाई। ठीक है, आप क्या है, किसकी परिकल्पना करेंगे, आप कल्पना करेंगे चौड़ाई की, कि चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। तो लंबाई में तो एक शर्त दी हुई है, चौड़ाई के साथ लंबाई की तो एक शर्त दी हुई है, तो लंबाई नहीं मानना है। तो हम करते हैं माना मैदान की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, माना मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ये आपने चौड़ाई को माना है। तो लंबाई का संबंध तो दिया है ना उसने, तब लिखेंगे आप, तब लंबाई बराबर, लंबाई के साथ क्या शर्त है, चौड़ाई के 2 गुने से, तो हो गया कितना 2x, 9 अधिक है अर्थात प्लस कितना करेंगे 9। तो चौड़ाई x है और लंबाई 2x प्लस 9 है, ये शर्त थी इसके बीच में। अब आप यहां पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, बहुत ही जल्दी अब ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट होने वाली है थ्योरी। प्रश्न अनुसार क्या करेंगे बेटा आप,
आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। बोलो यस और नो। ठीक है, यस। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है आयताकार मैदान का। तो लंबाई कितनी है बेटा यहाँ पे, सर लंबाई है हमारी 2x प्लस 9 और मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है आपकी x इज इक्वल टू क्षेत्रफल कितना है 810। और अब ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट होने वाला है। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना 810। जब 810 इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 इज इक्वल टू कितना 0। और यही तो सबसे टिपिकल पार्ट है। यहां यदि आप आ गए तो फिर तो आप गुणनखंड कर ही लेंगे। यदि आप नॉर्मल गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से इसे हल कर लेंगे। इसको पढ़ के यहां तक आना ये सबसे आपका चैलेंजिंग पार्ट होता है। इतना जो फेस है ना, ये सबसे ज्यादा आपके लिए कठिन होता है। जब आप यहाँ आ जाते हैं तो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट है। आप क्या करेंगे, आप इसके फैक्टर कर लेंगे। देखो फैक्टर कराते हैं, इसके क्या होंगे, 810 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1620 हो जाएगा। और 16 से 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपके लिए जिनका अंतर कितना हो, 9 हो। तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर आप करना 45 माइनस 36। इसका मल्टीप्लाई जो होता है ना वो कितना होता है आपका 1620 होता है, माइनस 810 इज इक्वल टू कितना 0। 45 माइनस 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, देखें जरा ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस कितना, यहाँ से लेंगे 45x गुणा करेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 36x माइनस का 810 इज इक्वल टू कितना 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है सर, इसमें है x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कितना 2x प्लस कितना 45 माइनस यहाँ से कितना कॉमन है आपका, ये यहां से कॉमन आएगा आपका 18। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा बेटा कितना आपका, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2x और अब यहाँ पे आएगा कितना प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होना है। और यहाँ पे कितना आएगा 45 का जब आप गुणा करेंगे 18 से तो कितना आएगा 810 आएगा। है तो जो सेम होते हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 2x प्लस कितना 45, एक ब्रैकेट में लिख दिया आपने। जो शेष बचा है x माइनस का 18 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसमें आपको पता है द्विघात समीकरण है तो दो हल निकल के आएंगे, लेकिन उसमें सही केवल एक होता है। ठीक है बेटा, तो ये द्विघात आपको पता है कि इसके दो हल आएंगे और उनमें से हमें एक से हल करना है, एक इसका रियल वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा इससे करेंगे, प्लस के वाले मान से हल करते हैं। तो जब 18 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये तो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम ना केवल इस वाले फैक्टर से हल करेंगे, x माइनस 18 से हल करने पर। ठीक है, इसे आप सही से लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0 से हल करने पर। ठीक है, आप द्विघात समीकरण है तो x की दो वैल्यू होंगी, लेकिन जो करेक्ट होती है, जो इस सवाल को सेटिस्फाई करेगी, वो केवल 1 है आपका। तो हमने इनमें से क्या कर लिया, एक ये वाला फैक्टर ले लिया। तो क्या करेंगे हम, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। और x आपने माना क्या था, चौड़ाई मानी थी। लंबाई आपकी 2x प्लस कितना है, तो आप पहले एक एक करके लिख दें। यहाँ पे जो चौड़ाई है वो डायरेक्ट निकल गई आपकी, कितनी है 18 मीटर है। ठीक है बेटा, और अब आप लंबाई के लिए उसकी वैल्यू में रख के हल कर देंगे। कितना था आपका 2x प्लस 9 था। तो जब आप इसे हल करेंगे 2 मल्टीप्लाई कितना 18 प्लस 9। ठीक है, x का वैल्यू 18 है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, जब लंबाई निकालेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। और 9 जब उसमें से हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा लंबाई कितनी आई है आपकी, लंबाई बेटा आपकी 45 आई है और जो चौड़ाई है आपकी वो कितनी आई है 18 आई है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया है, हल हो गया। क्लियर है, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इस तरीके के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं आपको उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और ये मैंने आपको हल कर दिया 6 नंबर का सवाल, जरा सी देर में हल हो गया। यदि आप यहाँ तक हल कर लेते हैं उसे, कहाँ द्विघात समीकरण तक हल कर लेते हैं, तो आगे करना बहुत आसान है। ठीक है, और मिलते हैं आपसे
अगली वन शॉट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।